हेलो टू ऑल। तो आज हमारी वीडियो है बीएससी फिफ्थ सेम के जूलॉजी का जो पेपर 2 है उसकी यूनिट 3 चल रही थी एंड इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया था कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट है और इसमें हम पूरी अपनी यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो पहला टॉपिक था इसमें जो रह गया था हमारा पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। तो वो हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। अभी पढ़ते हैं हम बाइटिंग प्रोसेस ऑफ स्नेक। तो सबसे पहले क्या होता है, जब वो बाइटिंग प्रोसेस होता है उसका किस तरीके से वो काटता है, कैसे उसका मुंह खुलता है, क्या होता है, तो वो सब बताया गया है इसमें। तो सबसे पहले ओपनिंग माउथ, पहले मुंह खुलेगा। तो जब काटने की तैयारी होगी उसकी वो मुंह खोलेगा। तो यह क्रिया डाइगेस्ट्रिक मांसपेशी के संकुचन से होती है। जब जब ये मांसपेशी संकुचित होती है तो निचला जबड़ा नीचे की ओर गति करता है और मुंह खुल जाता है। तो इस तरीके से उसका मुंह खुलता है। उसके बाद रोटेशन ऑफ मैक्सिला, जब मुंह खुल जाता है तो निचला जबड़ा आगे की ओर गति करता है। इस गति से क्वाड्राटा का निचला सिरा आगे की ओर गति करता है एंड परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्लेटिन हड्डी चिकनी गति से आगे की ओर गति करती है, आगे की ओर पेट्रोगॉइड हड्डी को आगे की ओर धकेलती है। यह आगे की ओर गति मैक्सिला के 90 डिग्री घूर्णन का कारण बनती है। अब क्या होगा, वेनम का ट्रांसफर ऑफ वेनम, जहर का ट्रांसफर होगा। तो उसमें क्या होगा, जब डाइगेस्ट्रिक मांसपेशियां संकुचित होती हैं और मैक्सिला घूमता है तो स्क्वामोजल हड्डी फैलती है और जहर ग्रंथि की दीवार को दबाती है। इसके परिणाम स्वरूप जहर ग्रंथि से जहर निकलता है और डक्ट के माध्यम से दांत के सिरे तक पहुंचता है। तो इस तरीके से वो वेनम ट्रांसफर होता है। उसके बाद होता है क्लोजिंग ऑफ माउथ। अब इसमें क्या होगा, टेम्पोरल और स्फेनोप्टेरिगॉइड मांसपेशियां के संकुचन से ये मुंह जो होता है वो क्लोज होता है। जब ये मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो दांत का सिरा पीछे की ओर गति करता है और मुंह जो होता है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से बाइटिंग मैकेनिज्म जो है इनका वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, मुंह बंद करने में मुंह खोलने की तुलना में अधिक समय लगता है। उसके बाद है बाइटिंग एपरेटस फाउंड इन स्नेक। तो सबसे पहला पॉइजन ग्लैंड, जहर ग्रंथि। सांप के ऊपरी जबड़े के प्रत्येक तरफ एक जोड़ी जहर ग्रंथि होती है जो एक थैलीनुमा संरचना में होती है। यानी कि जो ऊपर वाला जबड़ा होगा ना तो उसके दोनों तरफ थैलीनुमा संरचना में एक ग्रंथि होगी, जहर ग्रंथि जिन्हें बोलते हैं। उसके बाद आते हैं पॉइजन डक्ट, जहर की डक्ट जो होती है वो ऊपरी जबड़े के पार्श्व भाग में स्थित होती है जो दांत के आधार पर खुलता है। उसके बाद है फैंग्स। फैंग्स जो होते हैं वो एक जोड़ी दांत होते हैं जो मैक्सिलरी दांतों का रूपांतरण है। एसोसिएटेड बोन्स एंड मसल्स, कई हड्डियां में मांसपेशियां भी काटने की प्रक्रिया में शामिल हैं। उसके बाद फैंग्स क्या होते हैं, फैंग्स जो हैं ऊपरी जबड़े में एक जोड़ी फैंग्स होते हैं जो मैक्सिलरी दांतों उदाहरण है। ये दांत तेज और नुकीले होते हैं एंड फैंग्स के आकार और स्थिति के आधार पर इन्हें 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है प्रोटेरोग्लाइफस, ये अपेक्षाकृत छोटे मैक्सिली के सामने स्थित होते हैं। उसके बाद वाले हैं ओपिस्थोग्लाइफस, ये छोटे तथा मैक्सिली के पीछे स्थित होते हैं। उसके बाद है एग्लाइफस, ये जहरीले और गैर जहरीले सांपों में पाए जाते हैं जिनमें बहुत छोटे मैक्सिलरी दांत होते हैं और कहीं काटने की यांत्रिकी नहीं होती। उसके बाद आती है एसोसिएटेड बोन्स एंड मसल्स। तो महत्वपूर्ण मांसपेशियां हैं इनमें डाइगेस्ट्रिक मसल, एंटीरियर टेम्पोरल मसल, पोस्टीरियर टेम्पोरल मसल, टेरेगॉइड मसल और स्फेनोटेरेगॉइड मसल। डाइगेस्ट्रिक मांसपेशियां स्क्वामोजल हड्डी से जुड़ी होती हैं और स्क्वामोजल हड्डी निचले दांत या फैंग से जुड़ी होती है। डाइगेस्ट्रिक मांसपेशियां सांप के मुंह को खोलने में मदद करती हैं। अब स्फेनोप्टेरिगॉइड मांसपेशी कौन क्या होती है, स्टेलॉइड हड्डी से जुड़ी होती है। स्टाइलॉइड हड्डी स्फेनोइड क्षेत्र से जुड़ी होती है। स्फेनोप्टेरिगॉइड मांसपेशी सांप के मुंह को बंद करने में मदद करती है। उसके बाद है टेम्पोरल मसल, जो 2 भागों में विभाजित होती है। आंतरिक टेम्पोरल मसल, ये खोपड़ी या क्रेनियम से जुड़ी होती है। उसके बाद है बाहरी टेम्पोरल मसल या मांसपेशी जो निचले जबड़े से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटेनी एंड पीडोजेनेसिस। तो न्यूटेनी क्या होता है, जब वयस्क जीव जो होता है
उसमें किशोर विशेषताओं का बने रहना, यानी इसे किशोरीकरण भी कहते हैं। न्यूटीनी में मस्तिष्क जो होता है और शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। एग्जाम्पल इसके एक्सोलोटल लार्वा जो है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। ओल्मस सैलामेंडर जो वयस्कता के दौरान जलीय जीव को जलीय रूप को बनाए रखते हैं। उसके बाद पीडोजेनेसिस क्या होता है, किसी ऐसे जीव द्वारा प्रजनन जो अभी शारीरिक परिपक्वता तक नहीं पहुंचा है, और इसे प्रोजेनेसिस भी कहते हैं। इसमें जीव द्वारा अपने लार्वा या किशोर रूप में इस संतानों का उत्पादन होता है, यानी कि वो परिपक्व नहीं होता, बड़ा नहीं होता है, लेकिन लार्वा अवस्था में ही अपने जैसी दूसरी चीज़ों को अपने जैसी दूसरी जीवों को बनाने लगता है। उसके बाद एग्जाम्पल है इसका, कुछ गॉलमेज मक्खी जो होती है और फ्लूक यौन रूप से परिपक्व लार्वा द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन इन बर्ड्स। तो माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवासन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो एक स्थानिक इकाई से दूसरी स्थानिक इकाई में गति जो होती है वो माइग्रेशन कहलाता है। किसी जीव द्वारा किसी समय में कब्जा की गई स्थिति को स्थानिक इकाई माना जाता है। अब क्वान के अनुसार जो है यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानवरों की आवधिक यात्रा है माइग्रेशन। काइंड्स ऑफ माइग्रेशन, तो माइग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रिटर्न माइग्रेशन यानी वापसी प्रवासन। यह प्रवासन पहले से ज्ञात स्थान पर जीव मतलब रिटर्न का मतलब होता है कि जहाँ वो पहले रहते थे वहीं पे दोबारा जाना। तो यानी कि यह प्रवासन पहले से ज्ञात स्थान पर होता है, जीव पिछले अनुभव का उपयोग करके उसी स्थान पर वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें अन्वेषण प्रवासन या एक्सप्लोरेटरी। इसमें पूरी तरह से अनजान स्थान पर जो पहले कभी ना देखा हो, तो अन्वेषण प्रवासन होता है जिस स्थान को पहले कभी देखा ही ना हो उस स्थान पर इनका जाना। उसके बाद है स्थानांतरण या रिमूवल माइग्रेशन। जीव एक नए स्थान पर स्थायी रूप से बस जाते हैं और अपने पुराने स्थान पर वापस नहीं आते हैं, ये रिमूवल माइग्रेशन कहलाता है। यानी अब प्रॉब्लम्स ऑफ नेविगेशन या वे फाइंडिंग, क्या क्या इन्हें प्रॉब्लम्स आती है नेविगेशन में। भूमि चिन्हों का उपयोग, अगर ये मतलब वे कैसे फाइंड करते हैं, अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। एक तो भूमि चिन्हों का उपयोग करते हैं, जैसे पहाड़ों वगैरह इन पे, मतलब भूमि चिन्ह का मतलब यही होता है ना, पेड़ पौधे, भूमि के चिन्ह, पहाड़ों को इनका उपयोग करके रास्ता ढूंढते हैं। या फिर अनुभव और सीखना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं, वंशानुगत प्रवृत्ति होती है, और सूर्य, चंद्रमा और तारों का उपयोग भी करते हैं वे फाइंडिंग में। उसके बाद एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन, तो बेहतर प्रजनन और भोजन के लिए स्थान, यानी कि जब और अनुकूल नहीं होने वाली स्थितियों से बचाव, यानी कि अनुकूल नहीं होने वाली, जैसे अभी ठंड हो रही है लेकिन इनके शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, तो ये दूसरी जगह पे माइग्रेशन कर देते हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो यही है कि अनुकूलन नहीं होने वाली स्थितियों से बचाओ। अब लास्ट टॉपिक रह गया हमारा पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। तो भारत के विषैले तथा विषहीन सर्पों को पहचानने की कुंजी, इस तरीके से ये दिया गया है एक टेबल, तो इसके अनुसार हम जानेंगे। सबसे पहले है स्ट्रक्चर इधर है, फिर लक्षण है, फिर प्रकृति और फिर स्नेक। ठीक है, तो पहला है स्ट्रक्चर कैसा होगा, शीर्ष सल्ग यानी हेड पर स्केल होगे, लोरियल गर्त या लोरल पिट होगी एवं अधपूंछ सब कॉर्डाल्स होगे। लक्षण है इसके, शीर्ष शल्क छोटे, सिर त्रिकोणाकार होगा, लोरियल गर्त नहीं, और इसमें अधपुच्छ दोहरे, अधपुच्छ एकल। तो प्रकृति कैसी होगी, इनकी विषैले होंगे इस तरीके के, अगर इनके सिर पर हैं, शल्क छोटे हैं या स्केल्स हैं, तो ये विषैले सांप हो गए। और सांप हो गए पिटलेस विपर्स। मध्य पूंछ वाले दोहरे सबकोडाल्स वाले जो होंगे वे भी विषैले होंगे। अधपूंछ एकल वाले होंगे जो वो विषैले होंगे, जैसे वाइपेरा रसेलाई या एकिस कैरिनेटा। अब अगर शीर्ष शल्क छोटे होंगे, नासारंध्र और नेत्र के बीच में एक लेरियल गर्त होगा, तो वो होंगे विषैले। इनमें आते हैं पिट वाइपर्स, लेकेसिस और एंसीस्टोडॉन। अब जो होगा वो बड़े विशल्कों से युक्त शीर्ष होगा, लोरियल गर्त नहीं होगा, तो उनमें भी यही आते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा कशेरुक शल्क।
दूसरा स्ट्रक्चर होगा हमारा कशेरुक शल्क या वर्टिब्रल स्केल्स, और इनमें जो है कशेरुक शल्क दिग्रित या षटभुजाकार होता है। चौथा अर्ध ओष्ठ सर्वाधिक बड़ा होता है। तो ये विषैले सांप होंगे, और इसमें एग्जाम्पल जो होगा वो है क्रेत और बंगेरिस। इस पे चौथा अर्ध ओष्ठ एवं तीसरा अर्ध ओष्ठ होगा। कशेरुक शल्क दिग्रित नहीं। तीसरा अर्ध ओष्ठ शल्क नेत्र और नासारंध्र को स्पर्श करता है, और ये भी सांप विषैले होंगे। और फिर ग्रीवा फण और फण चिन्ह सहित, ग्रीवा पर जो होंगे फण होंगे और फण चिन्ह सहित होंगे, तो ये विषैले सांप है, जैसे कोबरा और नाजा। ग्रीवा पर फण का मतलब होता है इनकी ग्रीवा पर इस तरीके का जो ये निशान होता है, नाजा और कोबरा में होता है। अब तीसरा है तुंद शल्क। तुंद शल्क बैली स्केल्स या अदरक, बैली स्केल्स होंगी या अदरक होंगी, तो उन पे क्या होगा, बैली स्केल्स छोटे पृष्ठ शल्कों से अवछिन्न, तो वे विषहीन होंगे। और अगर अदरक तुंद को ढकने के लिए पूर्णतया चौड़े नहीं, तो विषहीन होंगे, जैसे अजगर हो गया एंड पाइथन हो गया, पाइथन मोलुरस हो गया। उसके बाद पूंछ जो होगी पार्श्वीय संपिंडित पतवार सदृश्य, तो ऐसे जो होंगे वो विषैले होंगे, जैसे समुद्री सांप, हाइड्रोफिस और एनहाइड्रीना, ये सभी। अगर पूंछ बेलनाकार या शुंडाकार होगी तो विषैले या विषहीन होंगे। इसके एग्जाम्पल हैं स्थलीय स्नेक, लैंड स्नेक। तो पूरी यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो यूनिट 4 पे आएगी। और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।